कैलाश की बातें सुनकर कैप्टन डिसिल्वा ये समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं कैलाश उन्हें दबे हुए शब्दों में धमकी दे रहे थे। मगर इस बार कैप्टन डिसिल्वा भी चुप रहने वाले नहीं थे। कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी आवाज में थोड़ी गर्माहट लाते हुए कहा, देखो, पहली बात तो ये है कि अभी भी तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन नहीं किया जा सकता। तुम कई सालों तक देश से बाहर रहे हो। तुम्हारे आचार विचार पर किसका प्रभाव पड़ा है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देश के लिए लड़ने वाला सच्चा सिपाही कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागता। एक बार जो देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, वो कभी ऐसी बातें नहीं करता जिस तरह की बातें इस वक्त तुम कर रहे हो। कैलाश ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, आखिर क्या गलत बोल रहा हूं मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इतने सालों तक मैंने अंडर कवर एजेंट बनकर डिपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। मैंने जितना भी पैसा कमाया है वो सब का सब मैं बड़े साहब को भिजवा देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए उन पैसों में से। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा रहूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जिंदगी भर एक अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए गुंडे की बेटी के तौर पर जानी जाए। अपने माथे से अंडरवर्ल्ड डॉन का निशान मिटाना चाहता हूं मैं, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। कैलाश की बातों से कैप्टन अब अच्छी तरह जान चुके थे कि उनका इरादा पक्का था। वो किसी भी कीमत पर अपना फैसला बदलने वाले नहीं थे। इसीलिए अपनी दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कैलाश से कहा, ठीक है, फिर मुझे लगता है जब तुमने फैसला कर लिया है तो हमें भी तुम्हारे फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। मगर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये फैसला मैं खुद नहीं ले सकता। इसके लिए बड़े साहब को खुद तुमसे मिलने आना होगा। फिर वो जो भी फैसला लेंगे वो मुझे भी मंजूर होगा। ये कहते हुए कैप्टन डिसिल्वा कैलाश के कमरे से बाहर की ओर जाने लगे। तभी कैलाश अपनी जगह से उठे और बड़े ही कड़क शब्दों में कहा, सुनो कैप्टन, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। 2 दिन में बड़े साहब को यहाँ बुलाओ। हम दोनों की मीटिंग जल्द से जल्द करना बहुत जरूरी है। फिर अचानक अनिका ने अपने मोबाइल से अपना पर्स निकाला और उस अननोन नंबर पर मैसेज भेजते हुए लिखा, क्या हुआ, अपने कमरे से बाहर निकलने में डर लग रहा है? हालांकि कैप्टन डिसिल्वा को कैलाश की कही हुई बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कैलाश से कहा, कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों की मीटिंग करवाऊं। ये कहने के बाद कैप्टन डिसिल्वा दोबारा बाहर की ओर जाने लगे। तब फिर से कैलाश ने उन्हें रोकते हुए कहा, और हाँ, मैं एक अंडर कवर एजेंट हूँ और स्पेशल डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेंट हूँ। ये बात अनाउंस करने के लिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। कैलाश की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे इंटरोगेशन रूम में जो 2 लोग मौजूद थे उनमें ज्यादा बड़ी अथॉरिटी कैलाश की थी। हालांकि ये बात सच भी थी, मगर कहीं ना कहीं कैलाश का एटीट्यूड कैप्टन डिसिल्वा की ईगो को रास नहीं आ रहा था। मगर कैप्टन डिसिल्वा ये बात कैलाश को जाहिर नहीं करना चाहते थे, इसलिए सिर्फ मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाकर कैप्टन डिसिल्वा वहां से बाहर चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात कैलाश ने इसलिए कही थी क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो यहाँ से बाहर भी निकल जाएं और लोगों को असलियत अपने मुंह से कहें तो लोग उनकी बात का विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात बताई जाए तो आजकल के जमाने में जहाँ इंटरनेट के जरिए किसी भी न्यूज को जल्द से जल्द वायरल किया जा सकता था, वहाँ लोगों तक ये बात पहुँचाने में देर नहीं लगती कि कैलाश, जिसे अब तक लोगों ने एक इंटरनेशनल डॉन माना था, वो दरअसल एक अंडरकवर एजेंट था और इस तरह वो अपनी बेटी श्रेया के माथे पर लगा क्रिमिनल की बेटी का कलंक भी मिटा सकते थे। शाम होते होते अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट से निकलकर गुलेरिया हाउस पहुंची, मगर जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई वो ये देखकर हैरान हो गई कि करण गुलेरिया के सामने आकाश के माता पिता बैठे थे। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बहुत गुस्से में थे। आकाश के पिता अनुपम गुलेरिया घर के सबसे बड़े भाई थे और अभी वो करण गुलेरिया के सामने बैठे थे। तभी अपना एक हाथ जोर से अपने सामने रखी टेबल पर मारते हुए करण गुलेरिया से कहने लगे, अब तो हद ही हो गई। मेरी समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की परवरिश कर रहे हो तुम आकाश की। माना कि आकाश हमारा बेटा है, मगर इतने सालों से तुम ही उसकी परवरिश कर रहे हो, और ये किस तरह की परवरिश है?
करण, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बिना कुछ सोचे समझे तुम इस तरह का रिश्ता कबूल कैसे कर सकते हो। वो लड़की एक इंटरनेशनल डॉन की बेटी है, वो खून करके भाग चुका है, और तुम ऐसे आदमी की बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी कैसे करवा सकते हो। करण ने अपने बड़े भाई अनुपम को शांत करते हुए कहा, देखो भैया, श्रेया एक बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। ये जरूरी नहीं कि माँ बाप की हर बुराई बच्चे में भी शामिल हो जाए, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने ही है। करण की बातों में छुपा ताना आकाश के माँ बाप दोनों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए करण ने कहा, और रही बात कैलाश अधिकारी की, तो वो खून उसने किया ही नहीं था। ये बात तो अब सबके सामने साबित हो चुकी है। वो खून करने वाली औरत मधु गुप्ता थी। अनुपम गुलेरिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, वो चाहे जो कुछ भी हो, वो खानदान हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ने के लायक नहीं है। अपने बड़े भाई की बात पर नाराजगी जताते हुए करण ने कहा, अगर उस खानदान की ताकत के बारे में तुम्हें जरा सा भी अंदाजा होता तो ये बात नहीं करते भैया। क्या तुम जानते हो कैलाश अधिकारी कौन है? उसका पावर क्या है? मैं एक बिजनेसमैन हूं, तरह तरह के लोगों से मेरा वास्ता होता है। इतना जरूर जानता हूं कि चाहे कैलाश अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, मगर उसके कुछ उसूल हैं जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े बाकी लोगों से काफी अलग हैं। कभी किसी मासूम की जान नहीं ली कैलाश और उसकी गैंग ने। वो लोग सिर्फ उन्हीं पर दबाव बनाते हैं जो लोग गलत काम करते हैं। और हाँ, वक्त आने पर किसी को भी अपने सामने झुका सकता है कैलाश। ये जो बात अभी अभी आपने अपने मुंह से निकाली है, अगर वो किसी भी तरह कैलाश के कानों पर पड़ी तो अंजाम क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। अनुपम इतना समझ चुके थे कि करण दबे हुए शब्दों में उन्हें धमकी दे रहे थे। अनुपम के बगल में बैठी उनकी बीवी चारू तीखी नजरों से करण को देखने लगी। करण ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनके बड़े भाई काफी कच्चे कान के थे और पूरी तरह से अपनी बीवी के कहे पर चलते थे। अगर उनकी बीवी उनके जरा से भी कान भर दे तो अनुपम बस उन्हीं की बात सुनकर सामने वाले पर बरस पड़ते थे। अनुपम कभी भी किसी और की बात समझने की कोशिश ही नहीं करते थे। आकाश के बचपन में ठीक यही हुआ था। छोटी छोटी बातों पर जब भी चारू अनुपम गुलेरिया के कान भरा करती थी तो बदले में वो आकाश को बहुत डांटती थी। एक छोटे से बच्चे के ऊपर इस बात का क्या असर होगा, इस बात के बारे में कभी आकाश के माँ बाप ने सोचा ही नहीं था। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक बार बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि दोनों मिलकर आकाश को गुलेरिया परिवार से बेदखल करना चाहते थे। तभी करण ने आकाश का बचाव करते हुए ऐसा होने से रोका था। करण को पहले से अपने भाई भाभी पसंद नहीं थे, मगर करण किसी भी तरह परिवार को जोड़कर रखना चाहते थे और परिवार की एकता में विश्वास रखते थे। इसलिए आज तक कभी करण ने पूरी तरह से अपने भाई भाभी के साथ रिश्ता तोड़ा नहीं था और अनुपम अपनी बीवी के साथ पुश्तैनी मकान में रहने चले गए। गुलेरिया परिवार के हर सदस्य की तरह अनुपम को भी हर महीने कंपनी से होने वाले प्रॉफिट से उनका हिस्सा मिल जाया करता था, मगर बाकी सदस्यों से अनुपम का हिस्सा कहीं गुना ज्यादा बड़ा था। अनिका भी दूर खड़ी आकाश के माँ बाप की सारी बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई माँ बाप अपने बच्चे की शादी पर इतने नाराज कैसे हो सकते थे। दोनों की आंखों में गुस्सा देखकर करण ने अनुपम से पूछा, कहिए आप क्या चाहते हैं भैया? तभी एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनुपम ने कहा, हम देश छोड़कर अमेरिका जाना चाहते हैं। अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते, वहीं रहेंगे। तुम सारे इंतजाम करवा दो। कहीं ना कहीं करण ने ये बात सुनते ही राहत की सांस ली। करण गुलेरिया मन ही मन सोचने लगे कि आज उनके भाई भाभी ने जो मांग की थी, काश वो मांग उन्होंने सालों पहले कर दी होती। वो खुशी खुशी उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में भिजवा देते। इससे ना ही आकाश को बार बार जिल्लत उठानी पड़ती और ना ही करण गुलेरिया पर यह इल्जाम लगता कि एक ही शहर में रहने के बावजूद करण ने माँ बाप से अपने बेटे को दूर कर दिया। आकाश काफी सालों से करण के साथ ही रहता था। करण ने अपनी बात गुलेरिया परिवार की गद्दी भी आकाश को ही सौंपी थी, मगर कहने वाले बस यही कहा करते थे क्योंकि करण के पास कोई वारिस नहीं था। इसीलिए करण ने अपने ही भाई भाभी के बेटे को उनके खिलाफ भड़काकर अपने साथ कर लिया।
मगर आज अपने भाई भाभी की डिमांड सुनकर कहीं ना कहीं करण मनी मन काफी खुश हो रहे थे। अगर वो दोनों देश छोड़कर चले जाते हैं तो बार बार करण को लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इससे पहले कि करण अपने भाई भाभी की बात का जवाब देते, तभी पीछे से एक आवाज उनके कानों पर पड़ी। हमें खुशी होगी आपके लिए सारे अरेंजमेंट करने में। जब करण ने मुड़कर देखा तो आकाश श्रेया का हाथ पकड़कर उनकी तरफ आ रहा था। आकाश ने अपने माँ बाप की सारी बातें सुन ली थी और देश छोड़कर जाने वाली बात सुनकर शायद आकाश भी उतना ही खुश था जितना करण गुलेरिया खुश थे। आकाश ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप दुनिया के किसी भी शहर को पसंद कीजिए, आपके लिए वहां घर गाड़ी सारे ऐशो आराम की चीजें अरेंज करवा दी जाएंगी। आपको पूरी जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आपकी पूरी जिंदगी का जिम्मा गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी उठाएगी। आकाश के ठीक बगल में खड़ी श्रेया ये सब बातें सुनकर काफी परेशान हो गई थी। श्रेया चाहती थी कि किसी भी तरह कोई चमत्कार हो जाए और आकाश के संबंध आकाश के माता पिता के साथ अच्छे हो जाएं। श्रेया ने अपनी पूरी जिंदगी माँ बाप के प्यार के लिए तरसने में गुजारी थी। वो जानती थी कि माँ बाप के प्यार का मतलब क्या होता है और आकाश के लिए भी वो ये खुशी चाहती थी, मगर वो जानती थी कि उसके सास ससुर के साथ सुलह करना आसान नहीं होने वाला था। तभी अचानक श्रेया की नजर ठीक उसके सामने बैठी उसकी सास के ऊपर पड़ी। वो आंखों में गुस्सा लिए तीखी नजरों से श्रेया की ओर देख रही थी। दूर खड़ी अनिका को ऐसा लग रहा था कि अगर मौका मिले तो शायद चारू अपनी जगह से उठकर जोर से श्रेया को तमाचा जड़ देती, मगर तभी करण ने कहा, ठीक है फिर सारा इंतजाम हो जाएगा। तुम अमेरिका में कौन से शहर में जाना चाहते हो ये बता देना, तुम्हारे जाने का सारा इंतजाम हो जाएगा। अभी करण आकाश से कुछ बात करने ही जा रहे थे कि अचानक ही आकाश की मां चारू ने करण की ओर देखकर कहा, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, हम जरूर ये देश छोड़कर चले जाएंगे। आप लोगों के साथ हम नहीं रह सकते, मगर हाँ, शायद आप लोगों को इस बात की परवाह नहीं कि आप लोगों ने किसके साथ रिश्ता जोड़ा है, मगर हमें जरूर इस बात की चिंता है कि हमारी पोती किस वातावरण में अपना बचपन गुजारेगी। एक क्रिमिनल की बेटी हमारी पोती को एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती और इसलिए हमने फैसला किया है कि हम दोनों हमारी पोती पिंकी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़कर चले जाएंगे।